मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी बड़ी हमाकत मेरे ही गले पड़ जाएगी। मैं तो बस अपने भाई का घर किसी भी हाल में बसाना चाहती थी, क्योंकि मेरा भाई दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। अगर मैं इसका साथ ना देती और अपनी भाभी की जगह नहीं बैठती, तो हो सकता था मेरा भाई अपने पागलपन की वजह से मेरी भाभी को तलाक दे देता और पहली ही रात मेरी भाभी तलाक याफ्ता हो जाती और मेरे भाई का घर उजड़ जाता, जिसकी वजह से मैंने ये कुर्बानी दी और इनकी जगह खुद जाकर बैठ गई। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वाक़ई पागलों को होश नहीं होता कि सामने कौन मौजूद है, वो अपना हर रिश्ता भूल जाते हैं। मैं बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला है। मेरे दिल की धड़कन वैसे ही मुंतशिर हो रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक बार इस बात की ताकीद भी की थी कि तुम ये कदम ना उठाओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई का घर बसने से पहले टूट जाए। इसीलिए मैं भाभी की जगह दुल्हन बनकर इनकी सेज पर बैठ गई थी। मैं भाई की मोहब्बत में आकर सब कुछ भूल बैठी थी और इसकी सेज सजा दी थी। मैं सहमी हुई बैठी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरे चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। वैसे तो मेरा भाई दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन न जाने क्यों आज मुझे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरा शौहर बहुत सख्त किस्म का आदमी था। वो मुझे हर हाल में पर्दे में रखता था, किसी के सामने आने नहीं देता था, यहाँ तक कि मुझे मेरे पागल भाई से भी दूर रखता था। और आज मैं इसके पीठ पीछे इतना बड़ा काम कर रही थी कि अपनी भाभी की जगह दुल्हन बनकर अपने भाई के लिए बैठ गई थी। मेरा भाई कमरे में आया और रिवायती दुल्हन की तरह मेरे सामने बैठ गया। मेरा दिल धक धक करने लगा था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब से एहसासात जाग रहे थे। अचानक ही उसने मेरी तारीफ करना शुरू कर दी। वो कहने लगा, तुम आज दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जबकि वो तो दिमागी तौर पर पागल है। और यही चीज़ मुझे खटकने पर मजबूर कर रही थी। मेरा भाई मज़ीद मेरी तारीफ़ों के पुल बाँधना शुरू हो गया और इसके बोलने का अंदाज़ ऐसा लग रहा था जैसे इसको कोई बीमारी ही ना हो, जबकि हम सब जानते थे कि वो पागल है। लेकिन इसकी तारीफ़ करना मेरे होश उड़ा रहा था। मैंने यकदम ही जैसे अपना घूंघट उठाया, तो वो तेज़-तेज़ कहकहे लगाने लगा और तालियाँ बजाने लगा। मैंने सुख का साँस लिया, क्योंकि वो पागल ही था, बस दुल्हा बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो खुश होते हुए कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी दुल्हन हो। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि आज मुझे क्या करना है। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था और मैं समझ चुकी थी कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मैं इसको प्यार से समझाने लगी कि देखो, तुम्हारी दुल्हन अभी कमरे से बाहर है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मना सकते हो। मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं इसको बहलाकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि जो इसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ था, वो यकीनन कुछ गलत करने वाला था। और यही चीज़ मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। वो बार-बार अजीब रोमानवी बातें कर रहा था और मुझे यही चीज़ बेचैन कर रही थी, क्योंकि यकीनन इसके दिमाग में किसी ने बहुत गलत बातें भरी थी। और वो कौन था, मैं नहीं जानती थी। हमारे माँ-बाप ने हम लोगों की बहुत अच्छी तरबियत की थी, लेकिन मेरा ये भाई दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और न जाने वो किन के साथ उठ बैठ कर आया था, जिसकी वजह से इसके दिमाग में आज के दिन की बातें घूम रही थी। और यही चीज़ मुझे डरा रही थी, क्योंकि इसके अंदाज बिल्कुल बदले हुए थे। मैं जैसे ही बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वो आज अपनी सुहागरात लाज़मी मनाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके इसकी दुल्हन को ही अंदर भेज देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम मसहरी से नीचे रखने लगी, उसने वही मैं उसने वहीं मेरे कदम पकड़ लिए और वापस मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मेरी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि इसकी आंखों में एक अलग ही खुमार सा था। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। मैं समझ चुकी थी कि वो अपनी एक अलग ही आग में जल रहा है। यकीनन इसके दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही थी। मर्द पागल हो या सही, इसके भी कुछ जज्बात होते हैं जो वो अपनी औरत के साथ ही बयान करता है। और वो मुझे अपनी बीवी ही समझ रहा था, लेकिन मैं इसकी बीवी नहीं, बहन थी। मैं अपनी जगह से जैसे ही दोबारा उठने लगी और इसको समझाने लगी कि मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसने मेरे मुंह पर रख के एक थप्पड़ मार दिया और मुझे दोबारा बेड पर फेंक दिया। वो मेरे ऊपर झुकता इससे पहले ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे ज़हन में भी ये गुमान तक नहीं था कि आज का दिन मेरे लिए इतना अज़ाबनाक हो जाएगा कि मेरे ऊपर हावी मेरा सगा भाई था और सामने दरवाजे के अंदर आने वाली शख्सियत। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं अपने भाई का घर बचाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जैसे हम सब लोग आम जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरा भाई भी गुजारे, इसकी भी एक बीवी हो, इसका भी एक खानदान हो। हम लोग 4 बहन भाई थे और हम सारे ही अपनी जिंदगियों में गुम हो चुके थे। ऐसे में मेरा दिमाग से पागल भाई वो बहुत जिंदगी खराब तरीके से गुजार रहा था। अब मुझे लग रहा था जैसे इसके साथ हमदर्दी करना मुझे महंगा पड़ चुका था। मैंने इसके लिए बहुत अच्छी लड़की तलाश की थी और इसके साथ इसकी शादी करवा दी थी। लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले इसने बहुत अजीब अजीब बातें मेरे सामने की थी कि वो इसे तलाक दे देगा, इसके साथ नहीं रहेगा, वो इसके साथ ज़िंदगी किसी सूरत नहीं गुजारेगा। इसे शादी नहीं करनी है, वो अकेला रहना चाहता है। और यही चीज़ें मुझे डरा रही थीं कि अगर शादी की पहली रात ही मेरी भाभी को मेरे भाई ने तलाक दे दी, तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी।
मुझे लग रहा था ये बातें भी इसके दोस्तों ने इसके ज़हन में डाली हैं कि शादी की पहली रात ही बीवी को तलाक दे देना, क्योंकि मेरा भाई पागल था। सब इसका मज़ाक उड़ाते थे, सब इसको अपने मुताबिक कुछ न कुछ उल्टे-सीधे मशवरे भी देते रहते थे और मेरा भाई इन पर अमल करता था, तो ये लोग खुश होते थे। मेरा भाई सबके लिए एक मज़ाक बनकर रह गया था, लेकिन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और मैं चाहती थी कि मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो इसको ठीक कर दे। ये शादी मैंने अपने बलबूते पे की थी। मेरे शौहर ने मुझे बहुत समझाया था कि तुम इन कामों में मत पड़ो, तुम अपना घर देखो, लेकिन इसके बावजूद भी भाई की मोहब्बत में आकर मैंने सब कुछ खराब कर दिया था और इसकी शादी एक बहुत अच्छे घराने में करवा दी थी। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत टोका था कि तुम इतना बड़ा कदम ना उठाओ, अपने घर को देखो, लेकिन भाई की मोहब्बत में आकर मैं सब कुछ भुला बैठी थी और मैंने सारे रिश्तों से मुंह मोड़कर अपने भाई की शादी करवाई थी। लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले जो इसने मेरे सामने बहकी-बहकी बातें की थी, वो मुझे डरा रही थी। इस वजह से ही मैंने ये कदम उठाया था कि शादी की पहली रात ही अपनी भाभी को कमरे में भेजने की बजाय मैं खुद इसकी मसहरी पर सेज सजाकर बैठ गई थी। मैंने तो यही सोचा था कि मैं इसको रात तक बहलाती रहूंगी और सुबह हम दोनों बहन भाई बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही मेरे भाई का दिमाग किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया था कि तुम्हारी आज सुहागरात है, तुम्हें अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारने हैं, मैं अपने आप को बदलना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खन्नास भर दी गई थी, जिसकी वजह से वो कमरे में आते ही दीवाना हो गया था और नॉर्मल लड़कों की तरह तारीफें करना शुरू कर दी थी। और यही चीज़ मुझे ठिठकने पर मजबूर कर चुकी थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मैं एक समझदार औरत थी। मेरे खुद के 2 बच्चे थे। मैं समझ चुकी थी कि इसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही हैं। वो आज की रात यकीनन अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने का इरादा रखे हुए है। इसीलिए मैं फौरन ही अपनी जगह से उठकर बाहर जाना चाहती थी, ताकि इसकी बीवी को कमरे के अंदर भेज दूं। लेकिन ये मेरी खामख्याली ही थी। वो मुझे अपनी ही बीवी समझ चुका था और मेरे साथ ही वो रात मनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर और मेरे भाई की दुल्हन कमरे में दाखिल हो गए। मेरी रूह फना हो गई थी। जिस चीज़ का मुझे खौफ था, वो मेरा सामने खड़ा हुआ था। मेरी डर से चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर गुस्से का बहुत तेज़ आदमी था और उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। किसी के हाथ मिलाने तक को वो गवारा नहीं करता था कि मैं किसी के साथ हाथ मिलाऊं। हर वक्त मुझे पर्दे के अंदर रखता था और आज मैं अपने भाई की सेज सजाकर बैठी हुई थी और वो मुझ पर हावी था। ये चीज़ देखकर मेरा शौहर गुस्से से पागल हो गया और इसके हाथ में यकदम ही मेरे भाई की कमरे का गुलदान आया और उसने वहीं खींचकर मेरे भाई की कमर पर दे मारा। वो इतनी जोरदार किस्म का हमला था कि मेरे भाई की पीठ पूरी तरीके से जख्मी हो गई और वो दर्द से कराह कर मुझ पर से हटा और मैंने भी अपनी सांस बहाल की। लेकिन इससे पहले ही मैं अगली सांस लेती, मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और मुझे बालों से खींचता हुआ दीवार से लगा दिया, जबकि मेरी खुद की भाभी भी हैरतज़दा मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, क्योंकि उसको भी यही मालूम था कि इसका शौहर पागलपन की दवाइयाँ खाता है। वो पूरा पागल नहीं है, लेकिन आज इसके सामने जो इंकिशाफ हुआ था, वो इसकी रूह झंझोड़ कर रख दिया था। मेरा शौहर मुझे बुरी तरीके से पीट रहा था। मैं इसको रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इतने शोर-गुल की वजह से मेरे माँ-बाप और मेरे बाकी के बहन-भाई इस कमरे में आ गए थे और मेरे शौहर से मुझे बचाया था और मेरे पागल भाई को जल्द से जल्द मरहम पट्टी करने लगे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि अचानक ये सब कुछ क्या हुआ है। मेरे शौहर से मेरे भाई सवाल करने लगे कि तुमने क्यों मेरे बहन और भाई को मारा है, जबकि मैं इसको इशारों से मना कर रही थी कि कुछ नहीं बोलना, ये इज्जत का मामला है। लेकिन मेरे शौहर के दिमाग पर खून सवार हो गया था और उसने तेज आवाज में कहा कि ये दोनों बेगैरत हैं, ये दोनों एक कमरे के अंदर गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं। जबकि मैं इन लोगों को अपनी बात समझाना चाहती थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनना चाहता था। सब लोग ही आंखें फाड़े इस मंजर को देख और सुन रहे थे। मेरे जिस्म से जान निकलने के दर पर आ गई थी और मेरा शौहर यकदम ही मेरी जानब मुड़ा और उसने मुझे इसी वक्त तलाक देना शुरू कर दी। और इसने मुझे अभी 2 तलाकें ही दी थीं कि मैं इसके कदमों में बैठ गई और इससे माफ़ी तलब करने लगी और इसको सारी बात समझाने लगी कि मैं किस वजह से इस कमरे के अंदर आई थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन वो नहीं रुका और उसने मुझे तलाक दे दी और वो वहाँ से चला गया। ये सब तमाशा देखकर मेरी माँ अपने हवास कायम ना रख पाई और बेहोश हो गई। मैं उजड़ चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो घर खुशियों से भरा हुआ था, जिसमें गीत गाए जा रहे थे, अब वो घर मातम कुना था। मेरी माँ अस्पताल में थी, मेरा पागल भाई भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उठूं और खुद को ख़त्म कर लूं। मैंने कितना बड़ा गलत काम करके खुद को ही बर्बाद कर लिया था। मैं खुद की ज़िंदगी अपने हाथों से उजाड़ चुकी थी और ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। और इसके अंदर तो अकल नहीं थी, वो तो पागल था। लेकिन मैं तो समझदार थी ना, मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मुझे अपनी भाभी की जगह इसके कमरे में नहीं आना चाहिए था, जबकि वो दुल्हन बनी लड़की मुझे खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। मैंने भीगी आंखें उठाकर इस लड़की की जानिब देखा और मेरे जिस्म में एक ऐसा इश्तियाल पैदा हुआ कि मैं उठी और इसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारने लगी।
वहाँ मौजूद मेरी भाभीयों ने मुझे इससे दूर किया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस लड़की को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ। इसका घर बचाते-बचाते मैं अपना ही घर खराब कर चुकी थी। वक़्त अपनी रफ़्तार के मुताबिक गुज़रता चला जा रहा था और मेरा पागल भाई ज़ख्मी होने की वजह से अपने कमरे के अंदर ही महदूद होकर रह गया था। जबकि जिस लड़की से मैंने इसकी शादी करवाई थी, वो बहुत अच्छी साबित हुई थी। उसने मेरे भाई को बहुत जल्द सँभाल लिया था और मैं अपने घर आकर बैठ गई थी। मेरी माँ मुझे अक्सर औकात कोसती रहती थी कि मैंने खुद का घर अपने भाई की वजह से उजाड़ लिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई का दिमाग खराब किया था और इसके दिमाग में गलत बातें भर दी थी। मुझे अब अलग-अलग किस्म के खदशात लाहक हो रहे थे। आखिर वो कौन शख्स था जिसने मेरे शौहर को ऐन मौके पर इस कमरे में भेज दिया था, जबकि मेरा शौहर तो अपनी माँ के घर गया था और इस बारे में तो किसी को भी इल्म नहीं था कि मैं अपने भाई की सेज सजाकर बैठी हुई हूँ। ये सारी बातें मुझे मेरी इद्दत खत्म होने के बाद समझ आती जा रही थी। मेरी माँ जो मुझे कोसती थी, जब मैंने इसको भी इस बारे में बोला तो वो भी तफ्तीश ज़्यादा हो गई और हैरान होकर कहने लगी कि आखिर वाकई वो कौन है, वो शख्स जिसने ये सारा काम किया। मैं अब इस खोज में लग चुकी थी। मेरा घर तो बर्बाद हो ही चुका था, लेकिन मैं इस शख्स को मंजर आम पर लाना चाहती थी जिसने ये सारा काम खराब किया था। मैं अपने भाई के पास गई और इससे प्यार से पूछने लगी, शादी की पहली रात तुम किसके साथ बैठे हुए थे? वो अपने ही दिमाग में खेल रहा था वो अपने ही धुन में खेल रहा था और इसका दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं था। वो मेरी बातों को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा था, जबकि मैं परेशान हो रही थी। वहां मौजूद मेरी भाभी भी मेरी परेशानी को देखकर अपने शौहर के पास बैठ गई और इसको बहलाते हुए पूछने लगी। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। इस लड़की ने मेरे भाई को बहुत जल्द ही संभाल लिया था। वो प्यार प्यार से मेरे भाई से पूछने लगी तो वो धीरे धीरे बताने लगा कि वो किसके पास बैठा हुआ था और इसके दिमाग में ये खन्नास भरने वाला आखिर कौन था। और जैसे जैसे हमें सारी हकीकत से आशना करता गया, मेरे कदमों तले से जमीन ही निकलती चली गई। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा, मुझे सारी दुनिया के सामने रुस्वा करके खुद पारसा बन जाएगा। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो कमरे में आने से पहले मेरे ही शौहर के पास बैठा हुआ था और उसने ही इसके दिमाग में ये सारी बातें डाली थी। और मैंने अपनी भाभी की जानिब देखते हुए सवाल दोहराया कि आप भी कमरे में ऐन वक्त पर आई थी, तो आप दोनों मेरे कमरे में कैसे आए? सारी बातें बहुत हैरान कुन थी। ये कहानी का सिरा किसी और ही कहानी से जुड़ रहा था, जो मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। वो लड़की बताने लगी, मैं तो आपकी अम्मी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी कि अचानक ही आपके शौहर आए और कहने लगे कि और तुम्हारे कमरे में चलो चलते हैं। मुझे कुछ गलत किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। इस वजह से मैं आपके शौहर के साथ अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मंजर ही बदल गया था। उन्होंने इसी वक्त आपके भाई पर गुलदान उठाकर मार दिया और आपको तलाक देकर चले गए, जबकि अब मुझे परेशानी लाहक हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कहानी का सिरा किसी और से नहीं बल्कि मेरे शौहर से ही जुड़ता है। वो जानबूझकर ये सब कुछ करके गया था और दुनिया के सामने पारसा बन जाएगा और मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगी। लेकिन मैं बहुत इन सब चीज़ों से बदजन हो चुकी थी। मैं हर हाल में अपने आप को साफ करना चाहती थी। मैं अपनी जगह से उठी और ऐन इसी वक्त इसके घर पहुंच गई और वहां जाकर जो इंकिशाफ मेरे सामने हुआ, वो मेरी हालत दोहरी कर गया। यानी मेरा असली मुजरम मेरा भाई, सगा भाई या मेरी भाभी नहीं, बल्कि मेरा खुद का शौहर ही था। उसने ये सब कुछ अपनी शादी करने के लिए किया था। मुझे तलाक देने के फौरन ही बाद उसने शादी कर ली थी। ये बातें मुझे इसके घर जाने के बाद ही मालूम हुई थी। मेरी पसंद की शादी हुई थी और मेरे शौहर ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया था। जब मैंने अपने शौहर को किसी औरत के साथ देखा तो मैं भिन्नाती हुई इसके पास गई और इसको गिरबान से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और इससे सवाल जवाब करने लगी कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो कम से कम तुम मुझसे एक बार इस बारे में बात करते। तुमने अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद की और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जबकि मेरा शौहर हवास बाख्ता हो चुका था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इसके घर में खड़ी होकर इससे सवाल जवाब कर रही हूँ। वो तो समझा था कि मुझे तलाक देने के बाद मुझे इतना मेंटली बर्बाद कर चुका होगा कि मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं एक बहुत मजबूत औरत थी। वो मेरी जानब घबरा कर देख रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस शख्स को छोड़ूंगी नहीं। मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं इसको यही धमकियां देने लगी कि मैं तुम्हें अब नहीं बख्शूंगी। तुमने मुझे नाजायज तलाक दी है। तुमने मेरा कसूर ना होते हुए मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से निकालते हुए कहने लगा, तुम जैसी लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था, जिसको अपने बच्चे, अपने शौहर की फिक्र नहीं बल्कि अपने पागल भाई की फिक्र थी। और इतनी ज्यादा फिक्र थी कि वो इसके कमरे में इसकी सेज सजाकर बैठ गई, जबकि मैं इस वक्त भी उसको ये बात समझा रही थी कि मैं क्यों बैठी थी। मैंने अपना खदशा इसके सामने जाहिर किया, लेकिन वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। यकीनन तुम्हारी नीयत तुम्हारे भाई पर खराब हो चुकी थी। तुम उसके साथ ही सुहागरात मनाना चाहती थी, जब भी तुमने ये सारे काम किए हैं। और ये बात सुनकर मुझे पतंगे लग गए। मैंने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ इस घटिया शख्स के मुंह पर मारा और अपने घर आ गई। इस जैसे इंसान से कोई और तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। मैं खुद का घर अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी थी।
हर लड़की को चाहिए कि शादी के बाद अपनी ज़िंदगी अपने शौहर और बच्चों के साथ ही वक़्फ कर दे। जो लड़की अपने मैके के बारे में ज़्यादा सोचती है और इसमें घुसती है, इसके साथ ऐसा ही होता है। मेरे दिमाग में अब उल्टे-सीधे ख़यालात आ रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे 2 बच्चे बिन बाप के हो चुके थे। सब चीज़ों का कसूरवार मेरा सगा भाई भी था। मैं बहुत ज़्यादा ज़ारो-कितार रो रही थी और अल्लाह से फ़रियाद कर रही थी कि या अल्लाह ताला, तू जानता है कि मैं किस नीयत से इसके कमरे में बैठी थी और मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। शायद अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई थी और इन्हीं दिनों मेरे लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं शादी जैसे बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे खुद के 2 मासूम फूल थे। अगर मैं किसी के साथ शादी कर लेती तो न जाने इसका मेरे साथ क्या सलूक होता, और यही चीज़ें मुझे डरा रही थीं। लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कोई और ही फैसला कर रखा था। मेरा भाई जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, वो भी अब धीरे-धीरे ठीक होता जा रहा था। इस आने वाली लड़की ने मेरे भाई को बहुत जल्द ठीक करना शुरू कर दिया था। वो लड़की भी सब्र वाली थी और उसने मेरे भाई के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर मुंतखब किया था और इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करवाने लगी थी। जबकि मेरी माँ, जो शादी के खिलाफ थी, अब वो भी मेरे और आने वाली इस लड़की के सदके वारी जाती थी। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में एक खलिश रह गई थी कि मैंने कितना अपने घर वालों के लिए किया और इसका नतीजा क्या निकला कि मैं खुद ही बर्बाद हो गई थी। मेरे शौहर ने अपने दोनों बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रखा था। बच्चे अपने बाप को याद करते थे और मैं रह कर कुढ़ती जाती थी और मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करता था कि मुझे क्या ज़रूरत थी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। कभी-कभी मुझे लगता था कि मुझे इस चीज़ की सज़ा मिली है कि मैंने एक समझदार लड़की को अपने पागल भाई से ब्याह दिया, वो भी धोखे से। शायद इसी की सज़ा है ये, जो मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैंने कई बार अपनी भाभी से माफ़ी भी माँगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी शादी अपने पागल भाई से कर दी। लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इन दिनों ही मेरे लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया कि मेरे बहुत इनकार करने के बावजूद भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस इंसान से करवा दी। और वह इंसान वाकई बहुत नेक परस्त, बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने मेरे साथ साथ मेरे दोनों बच्चों को भी कबूल किया और इनकी देखभाल करने लगा। पहले पहल तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि यकीनन वो शख्स मुझे तो कबूल कर लेगा, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ ख्यालात ही थे। उसने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा था। असल में मेरी दूसरी शादी असल में मेरे दूसरे शौहर की भी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और इसका कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए इसने दोबारा घर बसाने का सोचा, तो इसने कहा कि मैं किसी ऐसी औरत को सहारा दूंगा जो तलाक याफ्ता या विवाह होगी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने सारी हकीकत अपने दूसरे शौहर पर अफशा कर दी कि मेरी ज़िंदगी में पहले क्या हो चुका है और किस वजह से मुझे तलाक हुई थी। लेकिन कुछ लोग अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते होते हैं। इस शख्स ने मेरी तमाम बातें सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि वो आपका माजी था और ये आज आपका है। मैंने आपको आपके आज में कबूल किया है, आपके माजी में नहीं। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी अच्छा करता है, बहुत अच्छा। मेरा पहले वाला शौहर मुझे पर्दों में रखता था, मुझ पर पाबंदियां लगाता था, लेकिन मेरे दूसरे वाले शौहर ने मुझे बहुत आज़ादी दी हुई है। मेरी ज़िंदगी अब संवर गई थी। भाई भी हौले-हौले तंदुरुस्त होता जा रहा था। मेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई थी। अल्लाह ताला ने शायद मेरी नीयत देखी थी, तब भी आज हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मेरा भाई सही हो रहा था। मुझे अच्छा हमसफ़र मिला था, जिसने मेरे बच्चों के सर पर भी बाप की शफ़क़त का साया किया था।